जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एपीएफसी 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो ये सीरीज हमने शुरू की है जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी पॉलिटी एंड हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेशन में हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज डिस्कस करने वाले हैं। द आइडिया इज वेरी क्लियर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू हम सर्टन कंसेप्ट्स को देखें, समझें, उसके साथ एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन को भी जाने, ताकि वो हमें हेल्प में मतलब एग्जाम में हेल्प करे। ठीक है जी। शुरुआत करते हैं सेशन की। आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी ncrtquiz.com के बारे में। सो दैट्स प्लेटफॉर्म जो कि हमने बनाया है टू सॉल्व द प्रॉब्लम जो कि बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं रिलेटेड टू एनसीईआरटीज। दे फील कि हमने एनसीईआरटीज हमने पढ़ ली, पर एनसीईआरटीज को हम कंसाइज कैसे करें, कंसोलिडेट कैसे करें, रिवाइज कैसे करें। सो दैट्स द प्लेटफॉर्म फाउंडेशन को तैयार करने के लिए। एनीबडी हु इज लाइक थिंकिंग ऑफ सिविल सर्विसेज और सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, जो भी ग्रुप ए लेवल के एग्जाम्स हैं या स्टेट सिविल सर्विसेज, उनके लिए ये है आपका चैप्टर वाइज क्विजेस। चैप्टर वाइज क्विजेस अलग अलग जो है सब्जेक्ट्स के। Okay, this is brief introduction about me. I'm Sandeep Bansal. Welcome you on this platform. This is my brief academic and professional journey. चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। द प्रोविजंस फॉर डिसेबिलिटी कंपनसेशन फॉर द पर्सन हु इज डिक्लेयर्ड अनफिट आफ्टर द मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फॉर हुम नो अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट इज पॉसिबल फाइंड्स प्लेस अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशंस। ठीक है जी। सो डिसएबिलिटी जो कह लीजिए कंपनसेशन है, जो कि अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया है आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसके लिए कोई ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अब पॉसिबल नहीं है। बिकॉज मान लीजिए काम के दौरान जो है उसको ऐसी चोट पहुंची है कि अब वो काम नहीं कर सकता, तो उसका जीवन यापन कैसे होगा, उसके परिवार का जीवन यापन कैसे होगा। सो अब ये किस लेजिस्लेशन में इसके बारे में बात की गई है। सो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951। अब देखो इनमें से ना मतलब लाइक सबसे ज्यादा डिसएबिलिटी की प्रोबेबिलिटी इन चारों एक्ट्स में या चारों फील्ड में किस में ज्यादा हो सकती है। मान लीजिए एक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, ठीक है, बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। फैक्ट्रीज बहुत सारी फैक्ट्रीज हो सकती हैं। माइंस जनरली मतलब अब तो फिर भी बहुत कम सुनने में आता है। आप थोड़ा सा 50, 60, 70, 80s तक चले जाइए, अभी भी आती है ऐसी न्यूज कि माइंस में इतने वर्कर फंसे रह गए, या माइंस में इतने वर्कर्स गए और वहां पर आग लग गई। और इस तरीके कोल माइंस में खासकर एक पूरी मूवी बनी अक्षय कुमार की, अगर आपने वो देखी है, तो उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मतलब इट वॉज एक्चुअली, और जब हम ये माइंस की बात कर रहे हैं आज के समय पर, जब टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है, आप ये सोचिए कि जो 20th सेंचुरी थी या इवन 19th सेंचुरी, जिसमें कोल माइंस बहुत इंपॉर्टेंट थी, गोल्ड माइंस बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, खासकर कोल माइंस और बहुत सारे और जो मिनरल्स हैं, तो ये है आपका माइंड से रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि बाकी जगह जो है बात नहीं की गई है कि वर्कर्स के इंटरेस्ट की, बट स्पेसिफिकली ये जो डिसएबिलिटी कंपनसेशन का जो प्रोविजन है, ये आपको माइंस एक्ट में, मैं आपको देखो यहां पे सिर्फ आंसर नहीं बता रहा आपको, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की कि क्यों है। और आपको पेपर में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो कहीं दिमाग में रहे कि हाँ यार, माइंस में बहुत ज्यादा खतरा होता है, और इसीलिए माइन वर्कर्स को बहुत अच्छी मतलब पगार या सैलरी कह लीजिए दी जाती है, क्योंकि जो एम्प्लॉयर होगा उसको पता है कि बहुत कम लोग होंगे जो इतना रिस्की काम करने के लिए रेडी होंगे। ठीक है जी। सो इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन टू रेगुलेट द हेल्थ, सेफ्टी, वर्किंग कंडीशंस, वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द माइंस। इस एक्ट में प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर डिसेबिलिटी कंपनसेशन फॉर अ वर्कर जो जो मतलब आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसको मेडिकली अनफिट डिक्लेयर किया गया है और उसके लिए कोई ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट का स्कोप नहीं बचता है। ठीक है। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की अगर हम बात करें तो वहां पर वेलफेयर, सेफ्टी, वर्किंग कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बात की गई है, बट स्पेसिफिक प्रोविजन डिसेबिलिटी कंपनसेशन का नहीं है। सिमिलरली फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की बात करें तो यहां पर भी जो है मेजर्स, मेडिकल एग्जामिनेशन, वर्क प्लेस सेफ्टी, कंपनसेशन इन केस ऑफ डिसेबिलिटी, अनफिटनेस इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड हियर। बाकी सारी चीजें लिखी गई हैं, हेल्थ, सेफ्टी, वर्किंग आवर्स, जो है वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, सिमिलरली फॉर द प्लांटेशन,
जो आपका लेबर एक्ट है। ठीक है जी। व्हाट इज द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ Employees Compensation Act 1923 from the date of reference within which a commissioner is required to dispose of the matter relating to compensation and intimate the decision to the employee? The very simple thing is कि भाई जो एक हम बेसिक लॉ में कंसेप्ट पढ़ते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो एज सुन एज पॉसिबल ये डिसाइड हो जाना चाहिए, मतलब एक बैलेंस हो, क्योंकि ऑब्वियसली जो यहां पर ये कमिश्नर होंगे, ठीक है, जो कमिश्नर होंगे, जो अधिकारी होंगे, वो उनके लिए ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप इतना कम समय रख दें कि वो जो है विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं या वो बहुत ओवरबर्डन हो जा रहे हैं। तो एक बैलेंस रखा जाएगा, बट इसमें जो सर्वोप्रिय होगा वो होगा एम्प्लॉय का बेनिफिट, एम्प्लॉय का इंटरेस्ट और बेनिफिट। ठीक है, तो यहां पर जो बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें नथिंग टू, बट इसके पीछे लॉजिक मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सो इट इज द 3 मंथ्स। ठीक है, आंसर इज 3 मंथ। सो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 एज अमेंडेड, उसमें एक रेफरेंस दिया गया है टू द कमिश्नर फॉर एम्प्लॉइज कंपनसेशन। अगर कोई डिस्प्यूट आता है, मान लीजिए एम्प्लॉय कहता है कि भाई नहीं, जो कंपनसेशन दिया गया है ये सही नहीं है, मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूं, और वो कमिश्नर के पास जाता है, तो उसको 3 महीने के अंदर अंदर उसको डिसाइड करना है। ठीक है, द लॉ लेज डाउन ऑन टाइम बाउंड डिस्पोजल रिक्वायरमेंट। ठीक है, द आइडिया इज वेरी क्लियर कि समय से व्यक्ति को जो है उसका कंपनसेशन मिल जाए। डिस्पोज ऑफ द मैटर विद इन द 3 मंथ्स एंड आफ्टर द डिस्पोजल जो कमिश्नर है उसको जो एम्प्लॉय है उसको भी इंफॉर्म करना है, ये कमिश्नर की ड्यूटी है। ठीक है, द आइडिया इज वेरी क्लियर, स्पीडी जस्टिस एंड अन जो है अनड्यू डिले जो है वो अवॉइड किया जाए, दैट इज द पर्पस। ठीक है, ओके। सो पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरेंस एंड इंटीमेट द डिसीजन टू एम्प्लॉय इन राइटिंग, जो लिखा गया है। ओके, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज employed by an establishment functioning without the aid of power and is registered under the Cooperative Societies Act 1912 that shall require it to come within the purview of Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952। पहले तो इसका ना थोड़ा मतलब समझ लो कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए, कोई भी जो इस्टेब्लिशमेंट होती है, कंपनी होती है, फैक्ट्री है, उसको अगर 20 या उससे ज्यादा इंप्लॉइज हैं तो उनको एम्प्लॉय, ये जो आपका एक्ट है, ये सो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट के तहत आ जाता है। तो एम्प्लॉयर को एम्प्लॉइज को क्या देना है, जो है प्रोविडेंट फंड देना है। ठीक है, उसका एक मतलब कह लीजिए बाधित किया गया है एम्प्लॉयर को कि उसको मतलब एम्प्लॉय को क्या देना है, प्रोविडेंट फंड देना है, तो उसके बेनिफिट के लिए सोशल वेलफेयर, सिंपल कहें तो। नाउ अब इसमें एक एक्सेप्शन रखा गया है कि अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट है विदाउट द एड ऑफ पावर, ठीक है, मतलब उसको जो है किसी तरीके की पावर, इसमें बिजली की भी आप बात समझ सकते हैं, पावर, नॉट दैट पॉलिटिकल पावर, ठीक है, विद द एड ऑफ पावर, और वो रजिस्टर्ड है, क्योंकि आज के समय पर आपको हो सकता है ऐसा लगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, लाइक मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट गांव की आप सोचिए, ठीक है, गांव में कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है और जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 की बात की गई है, उसके तहत कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उसके लिए ये लिमिट जो 20 की है नॉर्मल एक एस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो बढ़ाकर 50 कर दी गई है कि 50 या उससे ज्यादा अगर एम्प्लॉइज हैं तो उनको जो है वो इस एक्ट के तहत आते हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के तहत आते हैं। तो आंसर क्या है इसमें, 50। सो जनरल कवरेज रूल ईपीएफ एक्ट के तहत, सो वो है आपका 20, एवरी एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 20 और मोर एम्प्लॉइज, क्लास सर्टेन क्लास ऑफ इंडस्ट्रीज एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, और स्पेशल प्रोविजन दिया गया है सॉरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। अब तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए आई एम रियली सॉरी, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, जिसमें राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स अंडर आर्टिकल 19 जो है एक आपका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 43B ऐड किया गया। 43B में ये कहा गया कि सरकार जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा दे। ठीक है, तो उस कंटेक्स्ट में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन अलग से बनाया गया जो अभी अमित शाह जी हैं। ठीक है, स्पेसिफिक रेगुलेशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 अंडर एनी अदर लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज पर सेक्शन 16(1)(b of the EPF Act, the act shall not apply to any establishment belonging to or under the control of cooperative society employing less than 50 persons। मतलब ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है जिसमें जो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी और जिसमें 50 से कम लोग काम करते हैं। ठीक है जी, विदाउट द एड ऑफ पावर।
ओके, नेक्स्ट है आपका एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू disablement shall be determined by which of the following authorities under the Employees State Insurance Act 1948। भाई जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि मेडिकली फिट है, मेडिकली अनफिट है, तो कौन डिसाइड करेगा ये? ठीक है, कौन सी अथॉरिटी है कि हाँ भाई इसको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वो माना जाएगा? इंश्योरेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, मेडिकल बोर्ड, मेडिकल एपिलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, अब देखो इंश्योरेंस जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा वो इनिशियली बताएगा कि हाँ जी इंश्योरेंस क्लेम क्या है, वो सारी चीजें। पर उसको जो पेंशन मतलब या कह लीजिए जो भी कंपनसेशन मिलना है, ठीक है, डिसेबिलिटी से रिलेटेड, वो उसके लिए तय कौन करेगा? मेडिकल बोर्ड तय करेगा। क्योंकि सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर जो है वो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली सारी चीजों को मैनेज कर रहा है। दैट इज नॉट के कोई मतलब डॉक्टर नहीं है वो, ठीक है ना, वो तो डॉक्टर की टीम डिसाइड करेगी। अच्छा, फिर आता है सवाल कि मेडिकल एपिलेट ट्राइब्यूनल क्या है? अगर इंप्लॉय मेडिकल बोर्ड के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कहां जाएगा? फिर वो मेडिकल एपिलेट ट्राइब्यूनल में जाएगा। बट प्राइम फर्स्ट स्टेज पे किसकी ये जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी है मेडिकल बोर्ड की। ठीक है, सो एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू डिसेबलमेंट शेल बी डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज। किस अथॉरिटी ने ये डिसाइड करना है? सो दैट इज द मेडिकल बोर्ड। ओके, सो सेक्शन 54 ऑफ द एक्ट ये कहता है वेदर एन एक्सीडेंट हैज रिजल्टेड इन परमानेंट डिसेबलमेंट और ऑफ द एक्सटेंट ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी शेल बी डिटरमिन्ड बाय मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द रेगुलेशंस। ठीक है, तो अब मेडिकल बोर्ड में कौन कौन होगा उसके लिए सर्टेन रेगुलेशन उसमें मेंशन किया गया है। ठीक है जी, एंड अगर जो है प्रोवाइड फॉर द मैकेनिज्म ऑफ अपील टू द मेडिकल एपिलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर मेडिकल एपिलेट ट्राइब्यूनल है। इंश्योरेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो फर्स्ट पॉइंट हैव कांटेक्ट ऑफ इंश्योर्ड पर्सन सीकिंग मेडिकल केयर। सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर मैंने आपको कहा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए है। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन दैट इज टू बी पेड टू एन एम्प्लॉय हु इज टोटली एंड परमानेंटली डिसेबल्ड एज अ रिजल्ट फ्रॉम इंजरी अंडर द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923। अच्छा, ये जो हिंट दिया गया है मंथली वेजेस ड्रॉन, ये आपका क्वेश्चन में दिया गया है, यूपीएससी के क्वेश्चन में ही मेंशन किया गया है। ये ऐसे मत सोचेगा कि हिंट्स हमने अपनी तरफ से दिया है। ठीक है, सो मंथली वेजेस और ड्रॉन 22,500, रेलेवेंट फैक्टर इज दिस मच। ठीक है, तो इसके लिए क्या है? देखो इसमें ना एक बहुत क्लियरली ये कहा गया है कि जब कंपनसेशन की बात आएगी, ठीक है, कंपनसेशन दैट इज टू बी पेड टू द एम्प्लॉय, तो उसमें एक जो मिनिमम जो सैलरी ली जाएगी वो है आपका 15,000। ठीक है, 15,000 रुपया लिया जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि क्यों? उसका बेसिक है कि भाई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना। ठीक है, फिर इसका 60% जो है वो आपका होता है, जो ये जो आपका वो है टोटल एंड परमानेंट डिसेबलमेंट, ठीक है, जो कंपनसेशन है, तो इसका 60% इज 9,000। ठीक है, और इसका रेलेवेंट फैक्टर हो गया 159.80। ठीक है, तो आंसर ये है आपका। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद अमाउंट ये आता है लगभग 14,38,200। ठीक है, मिनिमम 14 लाख होनी चाहिए। अगर 14 लाख से कम अमाउंट ये आता तो हम कहते हैं कि 14 लाख है, बट क्योंकि ये 14 लाख से ज्यादा है तो आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, फॉर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज अंडर द दिस compensation act, compensation is 60% of the monthly wages into relevant factor, so there is statutory minimum amount for this, जो कि परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, सो पीटीडी इज परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। मंथली वेजेस जो है इसके लिए एक सीलिंग रखी गई है, यहां पर आप देख सकते हैं मंथली वेज फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस कैप्ड एट 15,000। इफेक्टिव नोटिफिकेशन, ठीक है, 3 जनवरी 2020। और तो 60% है कैप्ड मंथली एवरेज, मतलब मैक्सिमम 15,000, उसका 60%, क्योंकि अब वो काम फुल टाइम काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बट हाँ उनको हमें उनका भी इंटरेस्ट ध्यान में रखना है, तो 9,000 आ गया। ठीक है, 9,000 को हमने मल्टीप्लाई किया जो ये फैक्टर है, ठीक है, फिटमेंट फैक्टर, रेलेवेंट फैक्टर। ठीक है, और फिर इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आपका ये अमाउंट आ गया। ठीक है, मिनिमम अमाउंट जो है परमानेंट डिसेबलमेंट के लिए रखा गया है, सॉरी 1,40,000, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट रखा गया है। What is the minimum number of employees required to be working in an establishment so that employer with the authorization of majority of the employees of the establishment may apply to the central government to authorize the employer to create a separate provident fund account for employees under the employees provident fund and miscellaneous provisions act, या कह लीजिए EPF act।
क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन अपने आप में हो सकता है पेपर में पढ़ने में ही आपको 2-3 बार लगे समय, क्योंकि टफ है, थोड़ा सा लैंग्वेज टफ है, और अगर आपने पहले नहीं पढ़ के गए हैं पेपर में तो नहीं समझ आएगा कि पूछना क्या चाह रहा है। देखो इसमें मोटा मोटा वो ये कहना चाह रहा है कि जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हो जाती हैं तो वो अपने केस में क्या करते हैं, जो जो ईपीएफ एक्ट में प्रोविडेंट फंड का जो प्रोविजन रखा गया है उसको सेपरेट कर लेते हैं, वो खुद उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, सो दैट विद ऑथराइजेशन ऑफ द, अब वो कह रहे हैं कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होने चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी होनी चाहिए जिसमें वो इंप्लॉय से पूछे, इंप्लॉयर जो है इंप्लॉय से पूछे मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज। अब ये नंबर नहीं दिया, मेजॉरिटी में किसको काउंट करेंगे, 70%, 80%, 50%? हाँ, मेजॉरिटी में अगर हम कह सकते हैं तो अगर सिंपल मेजॉरिटी की बात करें तो 50%। ठीक है, तो उनसे पूछा जाए, और अगर वो एग्री करते हैं कि यस आप मेंटेन करो, ठीक है, सेपरेट अपना पीएफ अकाउंट मेंटेन करो, और आप मान लीजिए कल को जो एम्प्लॉय है नौकरी छोड़ के जाता है तो जो उसका ईपीएफ है, कंट्रीब्यूशन है, प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन है, वो आप पे करो। ठीक है, तो वो कौन करेगा, वो आपका जो है वो, मतलब कितना नंबर ऑफ वो रखा गया है वो एम्प्लॉयर करेगा, मतलब वो जो प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन है, और इसका प्रोविजन जो है रखा गया है, और मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने होने चाहिए, तो आंसर है इसका 100 एम्प्लॉइज हैं तो ये चीज आपकी मेंशन की गई है। दोबारा देख लेते हैं, ईपीएफ एक्ट में इंप्लॉयर ऑफ लार्ज एस्टेब्लिशमेंट, बड़ी एस्टेब्लिशमेंट, अब लार्ज एस्टेब्लिशमेंट किसको कहा गया है, 100 एंड अबव, तो वो विद द ऑथराइजेशन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इट्स एम्प्लॉइज, उसके एम्प्लॉइज मेजॉरिटी में उनको ये कहते हैं कि यस आप कर सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर परमिशन टू मेंटेन इट्स ओन प्रोविडेंट फंड अकाउंट, वो अपना प्रोविडेंट फंड अकाउंट रखें इंस्टेड ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ईपीएफ स्कीम। ठीक है, अब छोटी ऑर्गेनाइजेशंस को ये क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि भाई छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के पे उतना भरोसा नहीं है कि इनके पास उतना मैन पावर है और ये इसको सेपरेटली मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, वो विश्वास नहीं है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे वो विश्वास है। सो दिस इज गवर्न्ड बाय दिस सेक्शन व्हिच अलाउज फॉर सच एन एग्जेम्पशन। मिनिमम एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड दैट सच एन एग्जेम्पशन फॉर मेंटेनिंग अ सेपरेट पीएफ अकाउंट कैन ओनली बी कंसिडर्ड, ठीक है, ये सब तभी कंसिडर किया जा सकता है इफ एस्टेब्लिशमेंट हैज एटलीस्ट 100 employees working, majority of the employees authorize employee to make such an application। और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि जो रीजनेबली लार्ज एस्टेब्लिशमेंट हैं, जिनकी कैपेसिटी है मैनेज करने की और सेफगार्ड करने की पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस को, उनको अलाउ किया जाए कि वो अपना सेपरेट पीएफ अकाउंट जो है मेंटेन कर सके। ठीक है जी, सो दैट इज द आइडिया। Okay, suppose there are 5 trade unions, namely A, B, C, D, E, or functioning in an establishment currently employing 1100 workmen. The membership strength of each union is as follows. तो 5 यूनियन है, पांचों की अलग अलग जो स्ट्रेंथ है वो मेंशन की गई है। बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मेंबरशिप विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियंस, विच ऑफ द अबव यूनियन कैन बी रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। तो कौन कौन सी ट्रेड यूनियन जो है रजिस्टर हो सकती है, क्या पांचों हो सकती हैं या 4 ABCD हो सकती हैं, BCD या BND? तो इसका आंसर है 10% और 100। ठीक है, और विच एवर इज लोअर, ठीक है, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लेस। ठीक है, तो अब यहां पर 1100 की स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो इसका हो गया 110। 110 में और 100 में लेस कौन सा है, तो 100 है जी। मतलब 100, अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में 800 एम्प्लॉइज होते तो उसका 10% 80 और 100, तो छोटा कौन सा है, 80। तो अगर ट्रेड यूनियन में 80 या उससे ज्यादा लोग हैं, जिस भी ट्रेड यूनियन में वो रजिस्टर हो सकता है। अब क्योंकि इसमें 1100 एम्प्लॉइज हैं, 110 और 100, इसमें से कम क्या है, 100 है, तो 100 या 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज जिस भी ट्रेड यूनियन में हैं वो रजिस्टर हो सकता है। तो इसमें कौन कौन सा है, 100 वाला है, ठीक है जी, ये है, 110 है, ये नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा, ई नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ABCD। ठीक है जी, आंसर हो गया आपका ABCD। क्लियर है, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कर्स अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ठीक है, जो ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन है अंडर दिस ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ये ऑप्शनल है, कंपलसरी है, ऑप्शनल फॉर वर्कर्स इन नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, कंपलसरी फॉर वर्कर्स अंडर द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, क्या है? ठीक है, तो ये है आपका
ऑप्शनल। अब आप कहेंगे अच्छा ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, कंपलसरी क्यों नहीं है? देखो सिंपल सा फंडा ये है कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस है ना, आर्टिकल 19 में हम डिस्कस करते हैं, तो वो आपका एक मौलिक अधिकार है। अब रजिस्ट्रेशन कराना आपके लिए कंपलसरी नहीं है। बहुत सारी एसोसिएशन है जो रजिस्टर नहीं होती है, मतलब आपने एक इनफॉर्मल एसोसिएशन बनाई है, ऑब्वियसली वो इलीगल नहीं होनी चाहिए। लीगल है तो वो बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकती है, बट हाँ अगर आप उसको रजिस्टर करा लेते हैं तो आपको सर्टन बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, सर्टन जो है सरकार या कह लीजिए वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको सर्टन बेनिफिट्स दिए जाएंगे, वो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिलेगा। ठीक है जी। सो आंसर है आपका लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड अ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, बट ये कंपलसरी नहीं है, ये वॉलेंट्री है, ये ऑप्शनल है। आर्टिकल 19(1)(c) जो है आपको राइट टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी ऐड हो गया उसमें। ऑल अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो है वो इलीगल नहीं है, ये लिखा गया है, मतलब अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है मतलब वो इलीगल नहीं है। ठीक है, ओके। हाँ, पर उसको जो स्टैट्यूटरी राइट्स है वो नहीं मिलेंगे, जैसे कि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एक बॉडी कॉर्पोरेट है विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। ठीक है, वो उसको मतलब उस पर केस किया जा सकता है, वो किसी पे केस कर सकता है जो ट्रेड यूनियन होगा अपने नाम से, मतलब जो एक पर्टिकुलर मान लीजिए एबीसी ट्रेड यूनियन है तो एबीसी ट्रेड यूनियन पर केस किया जा सकता है, वो किसी पर केस कर सकता है एबीसी ट्रेड यूनियन के नाम से। ठीक है, उसको इम्यूनिटी मिलती है सर्टन सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटीज से ड्यूरिंग द ट्रेड डिस्प्यूट्स, एंटर इनटू कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट्स, और इसके अलावा वो एक्वायर कर सकता है होल्ड और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। तो ये सारे बेनिफिट अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए तो ये है आपकी कहानी। लास्ट क्वेश्चन है, provision for constituting an expert committee finds place under which one of the following legislation? Child and Adolescent Labor Prohibition Regulation Act 1986, Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970, Building and Other Construction, ठीक है जी, Workers Regulation of Employment Condition of Service Act, Interstate Migrant Worker Men Regulation of Employment। अब देखो पेपर में ना आपको ये सारे क्वेश्चन ना बहुत टफ है, मैं सो दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड, और एक दो बच्चों ने, कई बच्चों ने रादर ये रिक्वेस्ट करी कि लेबर लॉस को लेकर थोड़ा सा एक ब्रीफ सेशंस लेकर आ जाए, तो मैं डेफिनेटली लेबर लॉस को लेकर थोड़े सेशन अलग से लेकर आऊंगा अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस तो हो ही गए, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो जो एक्ट इसमें पूछे गए हैं उन एक्ट्स को थोड़ा सा ब्रीफली हम पढ़ लें, उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं नोट्स के रूप में क्लास में डिस्कस कर लूंगा, ताकि आप पेपर में जाने से पहले उस पर थोड़ा थॉरोली कवर हो जाए। ठीक है जी। सो चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986, जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970। सो दीज आर द एक्ट्स। तो ये जो एक्सपर्ट कमेटी का जो प्रोविजन है ये किस में मेंशन किया गया, ये प्रोविजन फाइंड प्लेस अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशंस? तो ये आपका जो है मेंशन किया गया है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ये जो एक्ट है इसमें मेंशन किया गया है। अब क्यों है, सबसे पहले तो ये एक्सपर्ट कमेटी क्या करती है, मतलब एक्सपर्ट कमेटी का काम क्या है और क्यों है इस एक्ट में, चलो वो देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है एम्पावर किया है टू कंस्टिट्यूट एन एक्सपर्ट कमेटी। आपको वैसे एक बता दूं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, अगर आप अनस्किल्ड वर्कर या सेमी स्किल्ड वर्कर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वाले सेक्टर में होता है। ठीक है, खासकर अर्बन एरियाज में अगर बात करें। ठीक है, द पर्पस लगभग 10% का एक नंबर है। ठीक है, द पर्पस इज टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू रूल्स, सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर मेजर्स, अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। ठीक है जी। तो क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क हजार्डियस है, जैसे ना वो हेलमेट पहनना जरूरी है, बहुत सारे सर्टन उसके लिए मतलब कह लीजिए क्राइटेरियाज रखे गए हैं, सेफ्टी मेजर्स रखे गए हैं। सो सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर इश्यूज, एक्सपर्ट टेक्निकल एडवाइसेस नेसेसरी बिफोर फ्रेमिंग कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स। जैसे माइंस एक्ट हमने देखा था, माइंस एक्ट भी एक ऐसा एक्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट है और जिसमें सेफ्टी के, हेल्थ के बड़े इश्यूज हैं। सिमिलरली सेकंड में अगर मैं ऐसे कहूं कि सबसे ज्यादा टफ वो है, सेकंड नंबर पे ये आपको टफ मतलब कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। चाइल्ड एडोलेसेंट लेबर जो है प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट जो है प्रोवाइड करता है प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर, बट उसमें एज सच एक्सपर्ट कमेटी की बात नहीं की गई है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट की बात करें तो वहां पर सेंट्रल और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड हैं
सेंट्रल और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड हैं ताकि कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, पर उसमें एक्सपर्ट कमेटी मेंशन नहीं है। सिमिलरली इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर जो है उनके लिए भी एडवाइजरी कमिटीज की बात कही गई है, बट एक्सपर्ट कमेटी की बात नहीं की गई। एक्सपर्ट कमेटी ऐसे समझ लो कि भाई जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, जो उस पर्टिकुलर काम से की नॉलेज रखते हैं, ताकि उन मतलब वो सेफ्टी मेजर्स को इंश्योर किया जा सके। इट इज वेरी सिमिलर टू लाइक फौज में भाई क्या क्या सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, तो जो फौजी रहा होगा, ठीक है, जो उस फील्ड में रहा है, तो दे मस्ट बी नोइंग दिस थिंग, तो उससे रिलेटेड वो चीज हो गई आपकी। ठीक है जी, तो ये था आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ से रिलेटेड एक छोटा सा सेशन जिसमें हमने 9 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, उससे एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन को भी डिस्कस किया। I hope the session serves the purpose. The idea is very clear, not to do the कहते हैं ना यहाँ पे नाच गाना नहीं, जो एक्चुअल कंटेंट है वो लेकर आना। एक मैंने रिसेंटली वीडियो देखी, उसमें कहा गया कि यूट्यूब पर बहुत कम कंटेंट होता है। ट्रस्ट मी, आप इस चैनल के पिछली कितनी वीडियोस उठा के देख लो, सिंस इट्स इंसेप्शन हमने बहुत ज्यादा कंटेंट पे फोकस किया। बीच में हल्का फुल्का ह्यूमर हो सकता है, बट जोक्स में पढ़ाई नहीं हो सकती। पढ़ाई में थोड़ा बहुत जोक हो सकते हैं, दैट इज आवर इंटेंट। और लेबर लॉस को लेकर अलग से एक सेशन लेकर आऊंगा, ताकि आपका वो थोड़ा सा कवर भी हो जाए, पेपर में जाने से पहले आप थोड़ा सा उसको रिवाइज भी कर ले। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।